हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। योगराज अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, यदि आप उनकी अंतिम समस्या नहीं सुलझा सकते तो वह अपनी पहले सुलझाई हुई सभी समस्याओं को भूल जाएंगे और फिर उसे गलतफहमी में बदल देंगे, हमें गलतियां देंगे, हमारा वोट बैंक कमजोर पड़ जाएगा। अब इन लोगों को कौन समझाएगा कि जो समस्या हमने सुलझा ली उसमें हम कितनी मेहनत, वक्त और पैसा लगा रहे हैं। इन्हें किसी की कोई अहमियत नहीं होती, इन्हें अहमियत है तो सिर्फ खुद की। इसीलिए आप सभी भी अपनी और अपनी पार्टी के बारे में सोचो। पार्टी रहेगी तो आप रहेंगे और आप रहेंगे तो पार्टी बनी रहेगी। इसीलिए जो इस वक्त जिस समस्या पर थे उसे उसी समस्या पर रहने दो। आप सभी को बस इतना करना है कि उनके समय समय पर जाकर मिलते रहो, उसके प्रति सहानुभूति दिखाओ। अलग अलग तरह से उन्हें बहला फुसला कर उनके सामने जाकर ऐसा दिखाया करिए कि आप उन सब के लिए कितना भला सोच रहे हैं। काम पूरा ना कर सकने का ठेका आप दूसरी पार्टी के लोगों के सिर पर फोड़ो। जब इलेक्शन एकदम पास होगा तब हम सब मिलकर काम करेंगे, फिर उन्हें हम याद भी रहेंगे और हमें वो वोट भी मिलेगा। ठीक इसी वक्त गजेंद्र पाल उसके पास आता है और कान में कुछ कहकर वहीं खड़ा हो जाता है। योगराज उसकी तरफ देखकर अपनी गर्दन हिला देता है, फिर जल्दी जल्दी मीटिंग को खत्म करके वहां से बाहर निकल जाता है। योगराज मीटिंग से सीधा अपने ड्राइंग हॉल में पहुंच जाता है। इस कमरे में उसके वहां पर बहुत सारी पेंटिंग लगी हुई थी। इसमें उसके गर्म दलपंथी और नरम दलपंथी दोनों ही तरह के देशभक्तों की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई थी। उन पर नियमित रूप से चढ़ाए जाने वाले फूलों के हारों के खुशबू से कमरा महक रहा था। फूल की अन्य सभी सजावट आधुनिक प्रकार से की गई थी। योगराज यहाँ बाबूराव को अपनी आंखों के सामने देखकर अपने स्वभाव के अनुसार अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहता है, आइए बाबूराव जी, अहो अहो भाग्य हमारे कि आप यहाँ पधारे। कहिए क्या आदेश लेकर आए हो। बाबूराव भी अपने दोनों हाथ जोड़कर मुस्कुरा देता है और कहता है, आपके पास आता हूँ तो लगता है कि मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। योगराज बाबूराव को बैठने का इशारा करता है। इसके बाद दोनों गद्देदार कुर्सियों पर आमने सामने बैठ जाते हैं। योगराज कहता है, सबसे पहले यह बताइए कि कैसे हो आप। बाबूराव जवाब देता है, भैया जी, आपका ही मीठा स्वभाव सबका दिल जीत लेता है। फिर अपनी आवाज को एकदम से धीरे करते हुए कहता है, माँ साहिबा के बेटे होने के बाद आपके स्वभाव में क्रोध और घमंड दोनों ही दिखाई नहीं देते। यह सुनते ही योगराज का ध्यान अचानक से भटक जाता है। फिर बाबूराव जी मुस्कुराकर आगे कहता है, हमें यहाँ विशेष 2 कामों के लिए भेजा गया है। पहली आपकी सुरक्षा। इससे पहले बाबूराव आगे कुछ कहता, योगराज पूछता है, मतलब आपके साथ और कोई भी आया है। बाबूराव जवाब देता है, सुरक्षा का सवाल है, इसीलिए अपनी फौज साथ लेकर आया हूँ। फिर योगराज पूछता है, और दूसरा विशेष क्या है। बाबूराव जवाब देता है, दूसरा उस आकाश की सुरक्षा। फिर हंसते हुए कहता है, या फिर यह कीजिए कि उस आकाश से अपनी सुरक्षा को बस हटा लीजिए। अब योगराज कहता है, मतलब उसके लिए भी फरमान जारी हो गया है क्या। बदले में बाबूराव मुस्कुराकर अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है। बाबूराव अपनी गर्दन को योगराज की तरफ झुकाते हुए अपनी आवाज धीमी करके कहता है, माँ साहिबा ने कहा है कि आपकी जान को खतरा है, क्योंकि रोहित और अनिका अब तक जान चुके हैं कि सारे हमलों के पीछे शायद आपका हाथ हो सकता है। इसी कारण इसी वक्त आपकी सुरक्षा की व्यवस्था के लिए खास मुझे यहाँ पर भेजा गया है। मेरा आपसे निवेदन है कि कुछ दिनों के लिए जन सम्मेलन आदि रद्द कर दीजिए। यहाँ तक कि मेरे सुझाव है कि आप कुछ दिनों के लिए जमीन के अंदर छुप जाइए, खासकर रात के वक्त आपको कोई ढूंढ ना पाए। योगराज जोर जोर से यह सब सुनकर हंसने लग जाता है और कहता है, तुम बिना वजह ही इतना डर रहे हो। तुम्हें जिस काम के लिए भेजा गया है वह करो, और मुझे जो काम दिया गया है मुझे वह करने दो। फिर वह बड़े ही घमंड के साथ कहता है, मुझ तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। वो अनिका और रोहित मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह बंगला जितना ऊपर दिखाई देता है उसमें कहीं ज्यादा नीचे बना हुआ है। आधुनिक तकनीकों के साथ बड़े हथियार हमारे पास मौजूद है। फिर एक पल रुककर कुछ सोचकर आगे कहता है, ऐसा नहीं है कि मुझे उन दोनों का डर नहीं है, लेकिन जिंदगी डर कर नहीं बचाई जा सकती। उसके लिए हमें लड़ना होगा। अब बिना लड़े हम हथियार डाल देंगे, ये शोभा नहीं देता। असल में डर तब होता है जब यह पता ही ना हो कि दुश्मन ने लड़ने के लिए कौन सा मुहूर्त रखा है। अब वह दोनों आने वाले ही हैं, तो हम पूरी तैयारी करेंगे और उनका इंतजार करेंगे। आखिर वह दोनों पति पत्नी कितने भी ताकतवर क्यों ना हो। तभी बाबूराव कहता है, माँ साहिब का हुक्म है कि मुझे आपकी सुरक्षा करनी ही है।
योगराज घमंड में होते हुए कहता है कि जब रोहित और अनीका का सामना करना तय ही है तो यही सही, उन दोनों की कब्र हम इसी बंगले में खोदेंगे। फिर वह दोनों हंसने लगते हैं और हंसते हंसते अचानक से चुप हो जाते हैं। फिर बाबूराव की तरफ देखते हुए योगराज कहता है, पर उन्हें हमें जिंदा पकड़ना है, हम उनको मार नहीं सकते। तभी बाबूराव कहता है, इसीलिए तो भैया जी मैं आपको यह कह रहा हूँ कि आप कुछ दिन के लिए छिप जाइए, ताकि फिर तब तक हम अपनी कोई प्लानिंग कर सके और हम रोहित और अनीका को जिंदा पकड़ सके। हमें उनकी कब्र खोदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर वह यहाँ आ भी गए तो हम अपने बिछाए हुए जाल में उन्हें कैद कर लेंगे। योगराज बात को पूरा करते हुए कहता है, और इसी तरह एक तीर से दो निशाने लगेंगे, आप सुरक्षित भी हो जाएंगे और माँ साहिब को उनका बेशकीमती उपहार भी मिल जाएगा। तभी बाबूराव कहता है, ठीक है भैया जी, मैं अभी सफाइयों के साथ गुलेरिया हाउस जाने के लिए तैयारी करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि गुलेरिया हाउस में पहुँचना हमारे जैसों के लिए सिर्फ एक सपना ही है, क्योंकि गुलेरिया हाउस में कितनी टाइट सिक्योरिटी होती है यह आप जानते ही हैं। वहीं दूसरी तरफ आदित्य अपने कमरे के डायमंड सेफ पर परखों के पास खड़ा हुआ था और लगातार बाहर की ओर देखे जा रहा था। उसके दोनों हाथ पीछे की ओर परस्पर एक दूसरी हथेली को पकड़े हुए थे। वहीं आदित्य के ठीक सामने उसका सेक्रेटरी सुनील खड़ा हुआ था। सुनील के थोड़े ही बराबर में वहीं विराट खड़ा हुआ था। दोनों आदित्य के बोलने का इंतजार कर रहे थे। वे यही सोच रहे थे कि अभी आदित्य क्या बोलने वाला है। आदित्य लंबी गहरी सांस लेकर उसे छेड़ते हुए उन दोनों की ओर घूम जाता है और विराट की तरफ देखते हुए सख्त आवाज में कहता है, क्या आपको यह जरूरी नहीं लगता कि सनी मारवा के बारे में हमें कोई जानकारी दी जाए? विराट अपनी गर्दन झुकाते हुए जवाब देता है, सर यह बात सभी जानते हैं कि मैं आपके पास तब तक नहीं आ सकता था जब तक मुक्ता बेटी जी किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाती, क्योंकि मुक्ता ने अभी मुझे बताने से मना किया था। तभी आदित्य कहता है, घर में सभी जानते थे लेकिन हमें किसी ने भी नहीं बताया। यह कहकर वह अपनी दाईं ओर देखता है। घर के सभी सदस्य लाइन में खड़े थे। आदित्य की बात सुनने के बाद उन सब ने अपनी गर्दन झुका ली, क्योंकि उन सबको अपनी गलती का एहसास हो गया था। इस वक्त सिर्फ सुनील और विराट ही नहीं थे जो कि डांट खाने की कतार पर खड़े थे, बल्कि पूरा परिवार एक तरफ से कतारबंद तरीके से खड़ा था। सब एक दूसरे के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे थे। केवल एक मुक्ता ही ऐसी थी जो इन सभा में मौजूद नहीं थी। अब आदित्य आगे कहता है, आप सभी को इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि यदि आप इस पूरी घटना में एक भी कड़ी कम हो तो हम सभी को कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकते थे। यदि हमें ओमकार का सच पता नहीं चलता तो हमारी मुक्ता की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खराब हो जाती, क्योंकि ओमकार तो प्रीति से प्यार करता है। हम अपनी बेटी की जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद कर देते। गुलेरिया परिवार से एक बार रिश्ता जोड़ देने के बाद तोड़ना आसान नहीं होने वाला था। दूसरी तरफ हमारी मुक्ता सनी मारवा को पसंद करती है। इस बात की कोई भनक नहीं होने के कारण हमें अनजाने में ही उसका दिल तोड़ देते। मुक्ता हमारी इकलौती बेटी है। हमने उसको बड़े ही लाड प्यार से पाला है और हमारी बेटी की इच्छा जहाँ है हमें उसकी शादी वहीं करनी चाहिए। अच्छा हुआ कि रोहित की सेक्रेटरी चिराग ने आकर हमें सब कुछ बता दिया, नहीं तो आप लोगों ने मुझे नहीं बताया था। ऐसे तो मैं अपनी बेटी की जिंदगी अपने हाथों से ही खराब कर देता। ऐसे तो हम मेरे हाथों से एक बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। अगर मुक्ता समय पर ऑफिस नहीं पहुंचती, हमें सब कुछ नहीं बताती, तो आज मारवा परिवार से भी हम दुश्मनी मोल ले लेते। अब एक बार फिर से विराट और सुनील की तरफ देखते हुए कहता है, कम से कम हमें नहीं बताया तो जिस वक्त सुनील मेहमानों की सूची बना रहे थे तब उन्हें बता दिया होता। इतना कहकर वह चुप हो जाता है और विराट की तरफ मुड़कर देखने लगता है। अब विराट घबरा जाता है और वह कहता है, मैंने मुक्ता के दोस्तों का उसमें नाम लिखवाया था। यह सुनते ही आदित्य सुनील की तरफ देखता है। अब सुनील अपनी गर्दन झुका लेता है। सर, मैंने आपको अभी तक मेहमानों की सूची नहीं दिखाई है, इस बारे में मैं आपसे बात करने ही वाला था। अब वह आदित्य घर वालों की तरफ देखता है तो वह सब भी गर्दन नीचे करके कहते हैं, हमें लगा था कि आपको खुद ही पता चल जाएगा। अब आदित्य सभी की सफाई सुनने के बाद वहाँ पर रखी हुई शाही कुर्सी पर बैठ जाता है और अपनी एक कोहनी को उसके हेड स्टैंड पर रखते हुए माथे पर हाथ रख लेता है। यहाँ घर में सभा चल रही थी और वह मुक्ता हवेली की छत पर इधर उधर टहल रही थी। खुले आसमान में ठंडी हवा लेना उसको बहुत ही ज्यादा पसंद था। वह पक्षियों की चहचहाट सुन रही थी। शाम के वक्त अक्सर मुक्ता अपना समय अपनी छत पर ही बिताती थी। उसके दिमाग में लगातार यही सब चल रहा था कि वह किस तरह से
अपने नए दोस्त से मिलने मरवा हाउस जाए। ठीक उसी वक्त घर की एक नौकरानी नीलम दौड़ते हुए छत पर आ जाती है। उसके पैरों की आवाज सुनते ही मुक्ता उसकी ओर देखने लगती है। उसे देखकर लग रहा था कि वह कुछ बताना चाहती थी, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा हड़बड़ाती हुई आई थी, लेकिन दौड़ने की वजह से उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। उसे इस तरह हाँफते हुए देखकर मुक्ता उसे वहां रखी हुई कुर्सी पर बैठने का इशारा कर रही थी। तभी मुक्ता ने गिलास में पानी डालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया और आगे कहती है। इससे पहले नीलम अपनी जगह से खड़ी रहकर अपना हाथ नाव में हिलाते हुए पानी से मना कर देती है और दूसरा हाथ अपने पेट पर रखकर जोर जोर से सांस लेती है और वह मुक्ता को कुछ बताने की कोशिश करती है। वह कहती है, नहीं दीदी जी, पानी नहीं चाहिए। हमें आपको यह बताने आए हैं कि नीचे सभी घर वालों की मीटिंग चल रही है। मालिक बहुत ही गुस्से में है। उन्होंने सभी घर वालों को एक लाइन में खड़ा किया है। वे सभी घर वालों के ऊपर डांट फटकार लगा रहे हैं। अब आप ही उन सभी को बचा सकती हैं। तभी मुक्ता पूछती है, पर क्यों? नीलम जवाब देती है, यह सब हमें नहीं पता। इससे पहले कि हमारे नाम की पुकार लगे और हमें भी उन सब में डांट खाने के लिए आगे खड़ा होना पड़े, हम वापस नीचे जा रहे हैं। बस किसी तरह आप तक सूचना पहुंचाने के लिए हम हड़बड़ी में यहाँ पर आए थे। ऐसा कहकर नीलम वहां से वापस नीचे की ओर भाग जाती है। नीलम बहुत छोटी सी थी जब मुक्ता किसी गिरोह से उसे बचाकर ले आई थी। जब नीलम को अनाथालय भेजने की कोशिश की गई तो मुक्ता ने उसे अनाथालय नहीं जाने दिया और उसने उसे अपने पास ही रख लिया था। उसके बाद से ही नीलम बचपन से ही पारास हवेली में काम करती थी और साथ ही वह पढ़ाई भी हवेली में ही कर रही थी। वह ज्यादा से ज्यादा समय मुक्ता के आसपास रहती थी, जिसके चलते व्यवहार स्वभाव सब पर उसका सारा मुक्ता का प्रभाव था। नीलम की बात सुनते ही मुक्ता झट से सीढ़ियां उतरते हुए नीचे पहुंच जाती है। वह आदित्य के कमरे के पास पहुंचती है तो उसके कान में आदित्य की तेज आवाजें पड़ती हैं। आदित्य कहता है, समस्या अभी हमारे सिर से टली नहीं है। मिस्टर रोहित ने हमें मुक्ता के साथ आकर मिलने के लिए कहा है। अब ना जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। यही बात सामान्य परिस्थितियों में पता चल जाती तो हम उपहार आदि के साथ अपनी बेटी का रिश्ता लेकर सनी मारवा के माता पिता से जाकर मिलते, तब बात कुछ और अलग होती। अब जिन परिस्थितियों में हमें इस बात की शुरुआत हुई है, ना जाने इस पर रोहित मारवा का क्या प्रतिबंध होगा। यह बात सुनकर प्रासार परिवार के सभी सदस्य हैरान हो जाते हैं। अब वे भी यह सोचने लगते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए।